तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूपी कॉलेज के बीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 कल हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है और उसके एग्जाम्पल के साथ में ये क्वेश्चन पेपर आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है। तो क्वेश्चन है डिस्कस sp2 एंड sp3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखने के लिए, तो पहले इसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों के मिक्स करेंगे तो दो हमारे sp करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और यहां पर ये जो हमारा है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो दो हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, इनका एनर्जी जो होता है आपस में सिमिलर होता है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी जो होता है डिफरेंट होता है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिखेंगे व्हेन वन s एटॉमिक ऑर्बिटल and one p atomic orbital mixed up together to form two new hybrid orbital together to form two new hybrid orbital with same energy is called sp हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले वाले का डेफिनेशन कैसे लिखना है हम बता दिए, तो आगे वाले पे केवल हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अगर sp हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन बनाना है तो लिखेंगे व्हेन s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड अप टुगेदर टू फॉर्म टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी। यानी यहाँ पे सेम एनर्जी के दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के तरीके से समझेंगे तो s वाले का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल और जो p वाला होता है, p वाले का स्ट्रक्चर होता है डम्बल। तो अब p ऑर्बिटल जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं, px, py, pz। तो हम लोग यहाँ पे किसी को भी उठा सकते हैं, तो हम px ले लिए। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ये भी sp रहेगा, ये भी sp रहेगा। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। तो इसे हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दरअसल इन दोनों को मिक्स करने पर दो लोब बनता है। ये दोनों लोब हमारे sp वाले होते हैं और जब इन दोनों को हम लोग अरेंज करेंगे तो ये दोनों हमारे 180 पे अरेंज होते हैं। तो ये दोनों ऑर्बिटल हमारे सिमिलर एनर्जी के होते हैं। जैसे इनका एक एग्जाम्पल होता है, अच्छा एग्जाम्पल है एसिटिलीन C2H2, इसको एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जहाँ पे ट्रिपल होता है वहाँ पे एक सिग्मा दो पाई होता है, एक सिग्मा हो गया, दो पाई बॉन्ड हो गया। तो हर एक कार्बन पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करें तो कल तरीका बताया गया था नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हमारा स्टेरिक नंबर निकल के आएगा। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों को मिलाएंगे तो स्टेरिक नंबर बनेगा। तो अगर हम लोग का स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp बनेगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा और 4 में sp3 बनता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं, sp, sp2, sp3, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो एसिटिलीन में कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी दोनों कार्बन जो हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब इनका अगर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने के लिए पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है C2H2 में कार्बन होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर इसका एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 होगा। ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ पे 2s1 है, यहाँ पे 2px1 है, 2py1 और यहाँ पे होगा 2pz1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल मिल करके sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे और ये दोनों ऑर्बिटल हमारे पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरह दूसरे वाले कार्बन के पास ऐसे ही ऑर्बिटल होगा, तो अगर इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। अब इस कार्बन के पास ये दोनों को मिक्स करेंगे तो sp बनेगा, तो इसके भी sp वाले 2 लोब होंगे, इधर भी 2 लोब हो जाएंगे। इसका sp वाला लोब और इसका sp वाला लोब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp और sp के ओवरलैपिंग से बनेगा। अब इधर वाला जो sp वाला है, ये sp वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और ये sp वाला भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। अब बाकी का कार्बन के पास यहाँ पे परपेंडिकुलर में चेक करेंगे तो 2 हमारे ऑर्बिटल हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर हैं तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसी तरह इसका दूसरा वाला भी ऑर्बिटल होगा, ये वाला, ये भी क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो अगर इसमें भी अगर डिटेल में लैंग्वेज लिखना हो तो लिखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन है और कार्बन है, ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन के ओवरलैपिंग से हुआ है। और बाकी ये जो पाई बॉन्ड है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल हमारे जो खाली थे वैकेंट वाले, ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर में था, तो sp वाले के लिए बस इतना ही लिखना था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sp2। अब sp2 में देखेंगे तो sp2 वाले का अब लैंग्वेज वैसे ही बनेगा जैसे वहां पे बनाया गया था कि जब हम लोग एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे sp2 बनेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C2H2, इसको बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं। तो अगर स्टेरिक नंबर मेथड से कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो sp2 आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो दोनों कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो कार्बन हो जाएगा, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 हो जाएगा, 2px1, 2py1, 2pz1 हो जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है और एक s में है, तो ये तीनों हमारे ओवरलैप करके sp2 का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कार्बन के पास एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रहेगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यही वाला कहानी दूसरे वाले कार्बन के साथ भी होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन। अब ये दोनों कार्बन अपने sp2 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर जो बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये sp2 और sp2 ओवरलैपिंग से बनेगा। और यहाँ वाला जो sp2 ऑर्बिटल होगा, ये और ये वाला sp2 ऑर्बिटल, ये दोनों हमारे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर बाकी का जो यहाँ पे ऑर्बिटल होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होगा कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और दूसरा p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे तीनों ओवरलैप करेंगे, यानी एक s होगा और 3 p होंगे। ये तीनों ओवरलैप करके sp3 का फॉर्मेशन करेंगे। sp3 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मीथेन CH4। इसमें अगर कार्बन को चेक करेंगे एक्साइटेड स्टेट में तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, 4 ऑर्बिटल हो गए, s वाला 1 और p वाला 3।
ये तीनों आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होकर के यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो यानी अगर हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये मीथेन हो जाएगा। मीथेन के पास 4 ऐसे ऑर्बिटल रहेंगे। अब इन चारों में sp3 होगा। ये चारों के sp3 वाले ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप्स करके यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें कार्बन पे अगर चेक करेंगे तो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। तो ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि मतलब CH4 में यहाँ पे कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे तो 8 नंबर में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला, कि तीसरे वाले में बताना है कि EZ नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें EZ नॉमेनक्लेचर बताना है। तो EZ नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डबल बॉन्ड CH3 का ट्वाइस, यहाँ पे है CH2OH और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। अब EZ नॉमेनक्लेचर में वहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाता है। दरअसल जो E होता है और जो Z होता है, E का मतलब होता है एंटीजन और Z का मतलब होता है जूसामैन। इसका मतलब होता है अपोजिट और इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, तो जो हायर ग्रुप होते हैं अगर वो सेम साइड में होंगे तो उसका नाम हम लोग Z लिखेंगे, और अगर वो अपोजिट साइड में होंगे तो उनका नाम हम लोग E लिखेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजन, जिसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। इसके बाद आता है CH3, CH3 के बाद आता है NH2, इसके बाद आता है OH, फिर SH आता है, फिर हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आएगा, देन ब्रोमीन आएगा, देन आयोडीन आएगा। ऐसे ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो इन दोनों में अगर चेक करेंगे तो हाइड्रोजन और CH3 में सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे CH3 को, हाइड्रोजन सेकेंड नंबर पे चला जाएगा। इन दोनों में अगर प्रायोरिटी देंगे तो इसको पहले देंगे और इसको बाद में देंगे। तो अब जो दोनों हमारे हैवी ग्रुप हैं, हैवी ग्रुप मतलब यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे CH2OH हो गया, ये दोनों ग्रुप हमारे सेम साइड में है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे Z फॉर्म। ठीक, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा Z। अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे है CD3। अब ये है D और ये है H। अगर हम लोग हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कंपेयर करेंगे तो ड्यूटेरियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी पहले देंगे। तो H और D में पहला प्रायोरिटी हमारा जाएगा D को और H वाले को दूसरे नंबर पे रखेंगे। अब CH3 है, यहाँ पे CD3 है, तो यहाँ पर कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से कार्बन से 3 ड्यूटेरियम जुड़ा है। तो जो ड्यूटेरियम हमारा होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो हम लोग ड्यूटेरियम को पहला प्रायोरिटी देंगे और CH3 को सेकेंड नंबर पे रखेंगे। तो अब ये दोनों जो हैवी ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप हमारे सेम साइड में है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा Z एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन ऐड किया है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब अगर हैलोजन में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक मास होता है वो आयोडीन का होता है। तो अगर इस वाले पे आएंगे तो क्लोरीन पे पहले प्रायोरिटी देंगे, फ्लोरीन को बाद में देंगे, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है। ब्रोमीन आयोडीन में हमारा आयोडीन का ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का कम होता है। तो अब देखेंगे जो दोनों हायर ग्रुप हैं, जैसे क्लोरीन और आयोडीन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नाम हो जाएगा ई एल्कीन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे D हो जाएगा और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए अगर हाइड्रोजन और CH3 में कंपेयर करेंगे तो अभी मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, इसमें हम लोग CH3 को पहले नंबर पे ऑर्डर प्रायोरिटी में रखेंगे, तो CH3 पहले आएगा और H हमारा बाद में चला जाएगा। अब CH3 बचा, D बचा। तो अगर केवल यहाँ पे हाइड्रोजन होता
तब तो डी से कंपेयर करके हम लोग डी को पहले नंबर पे देते हैं। लेकिन अब CH3 आ गया तो CH3 का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा डी वाले से पहले नंबर पे रखेंगे, तो ये पहला हो जाएगा। तो जो दोनों हैवी ग्रुप है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म होगा, ई फॉर्म होगा। तो ऐसे हम लोग EZ नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.11 था। अब क्वेश्चन नंबर 3.12 है जिसमें दिया है डिस्कस द मेथड यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला मेथड तो यही था कि E और Z नॉमेनक्लेचर, इससे भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मेथड होता है सिस और ट्रांस मेथड। और तीसरा मेथड होता है सिन और एंटी मेथड। तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या है कि इन सब मेथड को हम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, इसीलिए आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर की तरह सॉल्व कराया जाता है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमने कॉन्सेप्ट सिखाते हुए बता दिया। अब ये आपका तीसरा वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग अगले वीडियो में उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो व्यू ज़्यादा जा रहा है लेकिन चैनल पे मतलब सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जो भी क्वेश्चन आप बोलेंगे सब सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स।